अरे जल्दी से रसगुल्ला बना दे बहू, तेरे हाथ के रसगुल्ले खाने को तो मैं तरस गया हूँ। आप आराम से बैठ जाइए बाबूजी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। हरिहर को सोफे पर बिठाकर पूर्णिमा रसोई में रसगुल्ले बनाने लगी। तभी पूर्णिमा का पति मनोज ऑफिस से घर लौट आया। अरे पिताजी, अरे आप कब आए? अभी 20 मिनट पहले ही आया हूँ बेटा, आते ही बहू को रसगुल्ले बनाने को कह दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन माँ नहीं आई? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है। दोनों के चेहरे पर मायूसी छा गई। तभी पूर्णिमा रसगुल्ले बनाकर लाई और तीनों ने मिलकर खाया। माँ जी भी आती तो कितना मजा आता। हाँ यार, पता नहीं माँ को क्या तकलीफ है हमारी शादी से। अब छोड़ अपनी माँ की बात, वो तो है ही खड़ूस। ये बता बहू कि रात में क्या खिला रही है मुझे? रात में पुलाव बनाऊंगी, बहुत दिनों बाद आए हो आप। और मीठे में? रसमलाई। अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। तीनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था। मनोज की माँ शकुंतला हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी। मनोज कॉलेज में था जब उसे पूर्णिमा से प्यार हुआ था। पूर्णिमा बंगाल की लड़की थी। मनोज ने जैसे ये बात अपनी माँ से कही, वैसे ही उसकी माँ भड़क गई। क्या एक बंगालन बनेगी मेरे घर की बहू? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ? क्या बुराई है बंगालन में? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। पिताजी, आप माँ को कुछ बोलते क्यों नहीं? अब हाँ शकुंतला, मैंने उस लड़की के साथ बात की है, अच्छी लड़की है वो। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। मैं कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। ये बोलकर शकुंतला ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मनोज मुश्किल में पड़ गया। उसे पूर्णिमा से बेहद प्यार था। उसने सोचा, भाग के शादी कर ही लेता हूँ। शादी के बाद माँ थोड़े दिन गुस्सा जरूर रहेगी, लेकिन हमें घर से थोड़ी निकाल देगी। ये सोचकर मनोज ने पूर्णिमा से शादी कर ली। लेकिन शकुंतला अपने बेटे से भी ज्यादा जिद्दी थी। मनोज पूर्णिमा को लेकर घर आया, लेकिन शकुंतला ने दोनों को घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। रुक जाओ, तुम दोनों घर के अंदर नहीं आ सकते। आज से मनोज मेरा बेटा नहीं है। अब ये तुम क्या बोल रही हो शकुंतला? तुम चुप रहो, नहीं तो मैं तुमको भी निकाल दूंगी इस घर से। मनोज और पूर्णिमा को घर छोड़कर जाना पड़ा। जाते वक्त पूर्णिमा ने शकुंतला के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला ने पैर हटा लिया और वो घर के अंदर चली गई। हरिहर ने कहा, बहू तू चिंता मत कर, मैं आऊंगा तुम लोगों के पास। मुझे मिठाई बनाकर खिलाना, अच्छा, खासकर रसगुल्ला। हाँ बाबूजी, मिठाई बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद मनोज पूर्णिमा को लेकर एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया। कुछ दिन बाद हरिहर मिलने के लिए आया और पूर्णिमा ने उसे तरह तरह की मिठाई बनाकर खिलाई। अरे वाह, बंगाल की मिठाई की बात ही कुछ और है। तुम्हारी सास को मिठाई खाना बहुत पसंद है, काश वो खा पाती। इसी तरह हरिहर कभी कभी अपने बहू बेटे से मिलने के लिए आता रहा। 2 साल बीत गए, लेकिन शकुंतला एक बार भी नहीं आई। इस बार भी हरिहर अकेला ही आया था, इसीलिए हंसते हुए भी तीनों उदास ही लग रहे थे। अगले दिन जाते वक्त हरिहर ने पूर्णिमा से कहा, बहू शकुंतला को मिठाई बहुत पसंद है, तू मुझे रसगुल्ला बनाकर दे। मिठाई खाकर शायद उसका दिल पिघल जाए। हाँ बाबूजी, जरूर, अभी बनाकर देती हूँ। पूर्णिमा ने रसगुल्ला बनाकर दिया। हरिहर ने जाकर शकुंतला को खिलाया। अरे वाह, कितना नरम है ये रसगुल्ला, मुंह में देते ही पिघल जा रहा है। बोला था ना, एक बार खाओगी तो दीवानी हो जाओगी। सच बात है। वैसे कौन सी दुकान से लाए हो? वो मतलब मैं मनोज और बहू से मिलने गया था ना, बहू ने ही बना कर दिए हैं। क्या? ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? थू 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 थू। शकुंतला ने थूक दिया और बाकी के रसगुल्ले भी फेंक दिए। शकुंतला, तुमने थूक दिया? पता है बहू ने कितने प्यार से बना के दिया था। मुझे नहीं चाहिए उस बंगालन का प्यार। देखा कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया है उसने। 2 साल में एक बार अपनी माँ से मिलने नहीं आया है वो। तुम भी तो नहीं गई शकुंतला, एक बार के लिए फोन भी नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। हरिहर ने अब आशा ही छोड़ दी। लेकिन समय बड़ी अजीब चीज होती है। समय के साथ साथ जख्म भी भर जाते हैं। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद शकुंतला सर चकरा कर गिर पड़ी।
हरिहर उसे अस्पताल ले गया तो पता चला उसे हाई शुगर है। डॉक्टर ने उसे मीठा खाने से बिल्कुल मना कर दिया। घर लौटकर शकुंतला रोने धोने लगी। अब जी के क्या ही करूंगी मैं, खाने के बाद मीठा नहीं खाती हूँ तो जी घबराता है। अब क्या कर सकते हैं शकुंतला, इतना मीठा खा खा के ही तो शुगर हुआ है। इसके बाद से शकुंतला मायूस सी रहने लगी। शुगर की वजह से वैसे ही तबीयत खराब रहने लगी, ऊपर से मीठा ना खाने के गम में वो और भी मुरझा गई। हरिहर ने फोन पर यह बात मनोज को बताई। पूर्णिमा ने यह सुनते ही कहा, माँ जी को मीठा खाना बहुत पसंद है ना, इसीलिए मायूस है वो। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। तुम क्या करोगी पूर्णिमा? बस देखते जाओ। पूर्णिमा ने दूध का छेना बनाया और उससे एक चीज बनाई और दोनों ने शादी के बाद पहली बार उस घर में कदम रखा। पहले तो शकुंतला ने पूर्णिमा से बात भी नहीं की। फिर पूर्णिमा ने बर्फी टाइप की एक चीज शकुंतला के हाथ में दी। क्या है ये? तुम्हें पता है ना मुझे शुगर है, मारना चाहती हो क्या मुझे? इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है माँ, संदेश है ये, चीनी के बिना। बंगाल में बहुत फेमस है ये, जिन्हें शुगर है वो यही तो खाते हैं हमारे वहाँ। अरे वाह, शुगर हो या कुछ भी हो, मीठा खाना नहीं रुकना चाहिए। शकुंतला तो मीठा खाने के लिए तरस रही थी। उसने एक संदेश खाया और उसे जैसे मोक्ष मिल गया। अरे वाह, चीनी के बिना इतनी स्वादिष्ट मिठाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। बंगालन है पूर्णिमा, मिठास तो उसकी रग रग में है। बहू मुझे माफ कर दे, तू अब इस घर में आ जा, मुझे यही मिठाई बनाकर खिलाना। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शकुंतला ने पूर्णिमा को अपना लिया और खासकर मिठाई बनाने के लिए उसे एक अलग रसोई बनाकर दिया। उसके बाद कभी भी सास बहू में कलेश नहीं हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। सरला देवी की दो बहुएं, बड़ी बहू मीनाक्षी और छोटी बहू ममता। मीनाक्षी बहुत ही तीखे स्वभाव की थी, जबकि ममता बहुत ही मीठे स्वभाव वाली थी। मीनाक्षी की बातों से तो ऐसा लगता था कि जैसे वो हर समय लड़ने को तैयार रहती है, और ममता हर किसी से मीठा बोलती थी, सबसे प्यार रखती थी। ममता के इसी स्वभाव के कारण मीनाक्षी उससे बहुत जलती थी। और ममता बहू कैसी हो, क्या बात है, आज करेले खरीद रही हो? हाँ, वो चाची माँ जी का बहुत मन था करेले की सब्जी खाने का, इसलिए सोचा कि खरीद लेती हूँ। छील कर नमक लगाकर रख दूंगी, फिर रात को बना दूंगी। बड़ी अच्छी बात है, सचमुच सरला बहुत किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। तभी सरला भी घर के बाहर आ जाती है। ये बात तो तुमने बहुत सही कही उर्मिला, मैं सचमुच बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तभी बड़ी बहू मीनाक्षी गुस्से में बाहर आती है। पड़ोसन तब तक अपने घर में जा चुकी थी। मुझे पता है मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, आपको मेरी बुराई करने के सिवा कुछ दिखता ही कहाँ है। कैसी बातें कर रही हो मीनाक्षी बहू, हम भला तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे? और मैं ऐसी नहीं हूँ कि पीठ पीछे अपनी बहुओं की बुराई करूं। मेरे लिए तुम दोनों बहुएं एक बराबर हो। माँ जी, मैं करेले छील देती हूँ। बस ऐसी ही चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके तुम सबको फंसा लेती हो। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप करेले की सब्जी बनाना चाहते हो तो आप बना लो। मैं क्यों बनाऊं कड़वे करेले, मैं दाल बना दूंगी। पता नहीं ये मीनाक्षी अपने मन से ये कड़वाहट, ये तीखापन कैसे और कब निकालेगी। रात को ममता ने करेले की सब्जी बनाई और साथ में मीठे में थोड़ी खीर भी बना दी। इधर मीनाक्षी ने दाल बनाई। इतना तीखा, इतनी तीखी दाल बनाई है बहू, मेरे से तो एक चम्मच भी नहीं खाई जा रही, मेरा तो मिर्चों से मुंह जल गया। माँ जी ये लीजिए, मैंने खीर बनाई थी, आप थोड़ी खीर खा लो, आपको आराम मिलेगा। मैंने दाल में मिर्च नहीं डाली, सुनो तुम खाकर देखना जरा। मीनाक्षी, दाल में सचमुच बहुत तेज मिर्च है। तुमने बहुत तीखा खाना बनाया भाई। हाँ भाभी, मैं तो ये दाल बिल्कुल नहीं खा सकता। ममता, मुझे जरा वो थोड़े करेले दे दो, और वो जो तुमने खीर बनाई है ना वो भी दे दो यार। मीनाक्षी बहू, तुम्हारे स्वभाव की तरह तुम्हारा खाना भी अब तीखा होता जा रहा है। वही देखो ममता का खाना, उसके स्वभाव की तरह मीठा होता है। अपने स्वभाव को बदलो, नहीं तो तुम्हारे हाथों के बने हुए भोजन पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सहन कर लिया है, मैं ऐसा ही खाना बनाऊंगी। जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। जब देखो ममता ममता ममता, हर समय उसी की तारीफ होती रहती है।
मैं जेठानी हूं, फिर भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मीनाक्षी गुस्से में कमरे में चली जाती है। अब तो मीनाक्षी ने जानबूझकर खाना तीखा बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से सबको बड़ी परेशानी होने लगी। जब भी घर में सब खाना खाने बैठते तो सबका मिर्चों से बुरा हाल हो जाता। इतना तीखा खाना खाकर सबको बहुत दिक्कत हो रही थी। मीनाक्षी खाने में ढेरों हरी मिर्च और लाल मिर्च और मसाले डालने लगी। कई बार ममता खाना बनाने लगती तो मीनाक्षी उसे मना कर देती। मैं तुम्हारी जेठानी हूं ना, इसीलिए सब्जी मैं बनाऊंगी, तुम सिर्फ चपाती बनाओ। देवरानी हो, देवरानी बनकर रहो। ममता को लड़ना और बहस करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहती थी। अब ममता ने सोच लिया था कि जब भी उसकी जेठानी तीखे पकवान बनाएगी तो वो पहले ही मीठे पकवान बनाकर तैयार कर देगी, ताकि तीखा खाने के बाद सबको मीठा मिल सके। पता नहीं ये मीनाक्षी कैसी जिद पकड़कर बैठ गई है। इतनी मिर्ची डाली है सब्जी में, देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये आलू की सब्जी नहीं, ये मिर्च की सब्जी है। हो, हे राम, मेरा तो मुंह जल गया। माँ जी, ये रोटी पर शक्कर रखकर लाई थी, आप ये खा लो, इससे आपको मिर्च नहीं लगेगी। अगले कुछ दिन तक घर का माहौल ऐसा ही बना रहा। मीनाक्षी किसी की सुन ही नहीं रही थी, वो तीखा खाना बनाती ही रही। अब ममता भी कब तक रोजाना मीठे पकवान बनाती। सरला देवी जो ये सब देख रही थी, वो अब ये सब होते नहीं देख पा रही थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ डॉक्टर? माँ को क्या हुआ है? अचानक माँ की सांस क्यों फूलने लगी और माँ बेहोश क्यों हो गई थी? इसका जवाब तो आपके घर के मेंबर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि सरला जी का ब्लड प्रेशर भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया है और इनका शुगर लेवल भी बहुत बड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि सरला जी को खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या करूं डॉक्टर साहब, एक बहू है कि तीखा खाना बनाना नहीं छोड़ती, तो दूसरी बहू मीठा खिला देती है। मुझे लग रहा है ये तीखा और मीठा खाना खाने की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। सरला जी, अब आपको बहुत हल्के मिर्च मसाले वाला उबला हुआ खाना खाना है। ये तीखे और मीठे पकवान बिल्कुल नहीं खाने, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, हम सब माँ का ख्याल रखेंगे। माँ, आप बड़े भैया के साथ घर जाओ, मैं आपके लिए कुछ हरी सब्जियां और फल खरीद कर लाता हूँ। घर जाकर जब सारी बात मीनाक्षी और ममता को पता चलती है तो सबसे पहले मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन सारी परेशानियों की वजह वही तो थी। अगर वो तीखा खाना न बनाती तो आज ममता भी रोजाना मीठे पकवान न बनाती। दोनों बहुओं ने डिसाइड किया कि अब घर में हल्का कम मिर्च मसाले का खाना ही बनेगा और मीठा भी महीने में 1 या 2 बार बनाया जाएगा। मीनाक्षी अपनी सास से माफी मांगती है कि उसने सचमुच बहुत गलत किया था। उस दिन के बाद मीनाक्षी ममता के साथ भी प्यार से रहने लगी। अपनी दोनों बहुओं में आपसी प्यार देखकर सरला देवी भी बहुत खुश थे।